किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक कृषि के जगत से जुड़ी हुई तमाम नई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। कृषि के जगत में हो रही नई उपलब्धियां, नई जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें। हमारे किसान भाइयों की जो लागत है उसको कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है। आए दिन कृषि के जगत में कुछ नई उपलब्धियां होती हैं, उनकी जानकारियां भी आप तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य होता है ताकि उन चीज़ों का भी आप फ़ायदा उठा सकें। हमेशा की तरह 3 सेगमेंट्स के जरिए हम ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं अपने पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है विज्ञान और किसान, और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है और क्या कुछ खास जानकारी मिलेगी हमें विज्ञान और किसान में। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और हम देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन भी आ चुका है। ऐसे मौसम में अपने पशुओं का देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनका रखरखाव, उनके चारे की व्यवस्था और उनके खान पान की व्यवस्था अगर सही तरीके से ना करें तो हमारे पशुपालकों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में ऐसे मौसम में किस प्रकार से पशुपालक भाई अपने पशुओं की देखभाल करें और उनसे अच्छा उत्पादन लें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। तो इस मौसम में अपने पशुओं का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, उनके चारे का सही तरीके से प्रबंध करें और उनके रहन सहन का भी ध्यान रखेंगे आप, तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके पशु भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, अपने 2 सेगमेंट्स का रुख और करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है आज कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया में। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं।
पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में बात करते हैं हमारे देश में हो रहे तमाम स्टार्टअप्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और हर क्षेत्र से लोग अब कृषि के क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और इससे जुड़ना भी चाह रहे हैं। ऐसे हमारे देश में स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार भी बहुत तरीके से प्रोत्साहित करती है। तो कृषि स्टार्टअप से कैसे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है और कैसे हमारे किसान भाई कृषि स्टार्टअप्स कर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आइए इस रिपोर्ट के द्वारा। है पायल अग्रवाल, मेहनती, अपने काम के प्रति समर्पित, दूसरों के लिए विकास के नए रास्ते तलाशने वाली और हमेशा आशावादी बने रहने वाली पायल अग्रवाल आज मेरठ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश की पहचान बन रही हैं। मेरा जन्म मेरठ में एक छोटे से परिवार में हुआ, जहाँ मेरे माता पिता नौकरी करते थे और बहुत ही नॉमिनल सी इनकम थी और सिर्फ मतलब हैंड टू माउथ थे हम लोग, किचन का खर्चा चल पाता था। जैसे ये मेरा स्कूल ख़त्म हुआ उसके बाद में मेरा मन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया यहीं मेरठ में ही। इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं नौकरी ही करूँगी तो मैं 20-25 या 30 हज़ार रुपये शुरुआत में कमा पाऊँगी, जिससे कि मैं अपने परिवार का कोई भला नहीं कर सकती। तो मेरे मन में एक शुरुआत से एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूं अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भी, और कुछ तो मुझे करना है। तो ये जो बिज़नेस करने का या नए नए आइडियाज़ पे काम करने का जो मुझे लगता है मेरे अंदर एक रुझान है मेरा बिज़नेस की तरफ या काम करने की तरफ, वो मेरी माताजी से आया। पायल ने कम लागत वाला कोई काम शुरू करने का निर्णय लिया और ऐसे बिजनेस की ऑनलाइन तलाश करने लगी। जब इंसान की नीयत और विजन अच्छा हो तो जल्दी ही उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं। पायल को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और बस वह इस काम में जुट गई। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब केचुआ गोबर को खा लेता है और उसके पाचन क्रिया के बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये एक भारी गुणवत्ता वाली खाद है जो कि पौधों को, ज़मीन को एनपीके के साथ में ऑर्गेनिक फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करना, और एनपीके बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है ये, जो कि अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा बेस और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है ज़मीन को, पौधों को। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है जो जैविक अवशिष्ट पदार्थों को केंचुआ या अन्य कीड़ों द्वारा विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ खाद बिना गंध, स्वच्छ व कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम तथा पौधों के विकास के लिए कई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। यह फसल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है और एक पूर्ण नवीनीकरण का एक जैविक उत्पाद है। प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ज़मीन को समतल करके ज़मीन पर पन्नी बिछाई जाती है। 30 बाई 4 यानी कि 30 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा एक स्टैंडर्ड बेड साइज़ है, जिसमें गोबर बिछाया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके उसको एक गोलाई दी जाती है।
कब्रनुमा शेप दिया जाता है और उसको शेप देने के बाद में उसके ऊपर केचुआ छोड़ा जाता है। केचुआ छोड़ने के बाद उसको पानी से गीला करके और पराली ढक दी जाती है और फिर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपको हर प्रक्रिया में हमें जो है पानी देना होता है। पानी देते देते लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका खाद बनना तैयार हो जाता है और ये जो हमारा बेड है, इस बेड में 3 से 4 लेयर में खाद बनकर तैयार होता है। 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पायल ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया। एक खाद के लिए एक बेड तैयार करने में 8 से 8,500 रुपये तक का खर्चा आता है। 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़ाई वाले एक बेड में 300 रुपये की पॉलीथीन लगती है और 30 किलोग्राम केंचुआ लगता है और 1500 किलोग्राम गोबर। ये तमाम गणित पायल को आज भी अच्छी तरह याद है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पहली लेयर 3 से 4 इंच की हर बेड में तैयार हो जाती है। धीरे धीरे इस तरीके से हम एक बेड से मैं जो है खाद को अलग कर लेती हूँ। खाद अलग करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से हर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक लेयर निकलती रहती है। एक बेड से 3 से 4 लेयर निकलकर तैयार होती हैं और उन सब को हम खाद को निकालने के बाद सबसे पहले पुराल उतार नामक एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल करके बेड के ऊपर से पराली हटाई जाती है। उसके बाद खाद को नीचे सख्त गोबर से अलग करके भुरभुरी खाद को हम थोड़ा सा किरोदा मार के, किरोदा एक टूल का नाम है यानी कि एक औजार का नाम है, उसको किरोदे से थोड़ा सा खाद को भुरभुरा किया जाता है। 10-15 मिनट उस बेड को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। धूप की रोशनी पड़ने पर केचुए नीचे भाग जाते हैं। आपकी ऊपर की जो खाद है वो केचुआ रहित है, उसमें केचुआ नहीं है। उस खाद को साइड में निकाल कर उसको मशीन में छान लिया जाता है। तो ये बहुत ही सरल एकदम तरीका है केचुए की खाद तैयार करने का। 6 से 8 महीने बाद जब मेरा सामान बिकना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया तो मुझे मोटिवेशन मिलनी शुरू हुई। मैंने कभी कदम अपने रोके नहीं, हम बढ़ती गई, कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नया सीखती गई। धीरे धीरे ये सब करते करते आज लगभग 2 से 2.5 साल बाद मुझे इतना महसूस हो गया है कि मेरी टर्नओवर साल में 50 से 60 लाख रुपए है और जो कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि एक बहुत छोटे से परिवार से है, या अगर हम भारतवर्ष की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ये माना जाता है। किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि आज पायल के पास 200 बेड हैं और वो हर महीने 20 से 25 टन खाद बनाती हैं। आज पायल इंटरनेट के माध्यम से अपनी खाद को जगह जगह बेच रही हैं। दूसरी महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं। मेरठ की पायल अग्रवाल की सफलता कथा किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। आर्थिक रूप से सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर पायल ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां अगर चाहें तो जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग,
स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे जीरे की खेती पर, जिसे किसान भाइयों के लिए और भी आसान और किफायती बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी एनएससी अब सस्ते दामों पर जीरे के बीज उपलब्ध करवा रही है। ये बीज न केवल उच्च गुणवत्ता के हैं, बल्कि आपके खेतों में बेहतर उपज देने में भी सहायक होंगे। अगर आप जीरे की खेती करने का सोच रहे हैं तो ये सुनहरा अवसर है। एनएससी की ओर से आप ऑनलाइन माध्यम से बीजों की खरीद कर सकते हैं। खरीद प्रक्रिया भी बेहद सरल है। सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आप जीरे के बीजों का ऑर्डर कर सकते हैं और ये बीज सीधे आपके पते पर भेज दिए जाएंगे। ये सुविधा विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो सीजन के शुरुआत में ही उच्च गुणवत्ता के बीज की तलाश में रहते हैं। एनएससी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे बीजों की कीमत भी बाजार दर से कम है, जिससे खेती की लागत में भी कमी आएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। तो आइए रुक करते हैं सबसे पहले अपने एआई एंकर कृष का और जानते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण जानकारी और क्या महत्वपूर्ण सलाह लेकर आज कृष आ रहे हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी है आज आपके पास? नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे आलू की खेती में अधिक उत्पादन और कम लागत के बारे में। आलू हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, लेकिन सही तकनीक अपनाने पर ही बेहतर लाभ मिल सकता है। बीज का चयन। गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज का उपयोग करें। बीज का आकार मध्यम होना चाहिए और अंकुरित बीज का ही उपयोग करें। मिट्टी की तैयारी। हल्की रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत में जुताई के बाद 10-12 टन गोबर की खाद डालें। सही समय पर बुवाई। रब्बी सीजन में बुवाई का समय अक्टूबर से नवंबर है। बीज को 6-8 सेमी गहराई में और 15-20 सेमी की दूरी पर लगाएं। सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, लेकिन जल जमाव से बचें। खरपतवार को रोकने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। उर्वरकों का उपयोग। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करें। इससे पौधों की वृद्धि और कंद का आकार बेहतर होगा। कीट और रोग नियंत्रण। आलू की फसल में झुलसा रोग और फफूंद आम समस्याएं हैं। रोकथाम के लिए फसल पर समय समय पर जैविक या रासायनिक स्प्रे करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी आलू की फसल से ज्यादा उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में, जिसके जरिए किसान भाई घर बैठे देश भर की तमाम मंडियों के कृषि जिंसों के भाव जान सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसान भाई दिन रात मेहनत करके हमारे खेतों में भविष्य की फसलों को उगाते हैं, और जब उनकी फसलें मंडियों में ले जाने के लिए तैयार होती हैं तो कई बार मंडियों के भाव क्या हैं इसकी जानकारी ना होने के चलते किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे देश भर की तमाम मंडियों में कृषि जिंसों के भाव क्या चल रहे हैं उसको भाव आप जानकर आप मंडियों में अपनी उपज को ले जा सकते हैं और अपनी उपज का सही दाम आप ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल में ई-नाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस सुविधा का लाभ उठाइए।
इसके साथ ही आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं उन जानकारियों से आपको लाभ होगा और आपकी खेती किसानी में परिवर्तन भी आएगा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम की कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है या आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप एक सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है DD किसान का YouTube चैनल। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक ये जानकारी पहुँचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन तमाम जानकारियों से आपको फ़ायदा होगा और आपके सुझावों का और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। DD किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे। उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਸਵਸਥ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली कभी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं,
पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। 1 टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं। लीटर की तरह भी काम करता है। पराली से बायोगैस भी बनाई जाती है। इसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में बिजली और खाना पकाने के लिए किया जा सकता है। इससे जैविक खाद का भी उत्पादन होता है। पराली पर मशरूम की खेती भी की जाती है, जो बाद में जैविक खाद का काम करती है। किसान पराली बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम सही चुनाव करें और पराली को संसाधन में बदलें। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।